तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलाइस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 2 के आखिरी 4 एपिसोड 1, 2, 3, 4 इनके एक्सप्लेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसे पहले देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड 5 से। एपिसोड 5 की शुरुआत एपिसोड 4 के लास्ट से होती है। ये अरिसु अभी भी हैरान है क्योंकि अगोरी अभी भी जिंदा होता है। अगोरी यहाँ अरिसु को बोल रहा होता है कि हमें हुकुम के बादशाह को खत्म करना होगा, तभी ही हम इस गेम को जीत सकते हैं। अगोरी के पास हथियार और बॉम्ब होते हैं। ये गेम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि जीने की उम्मीद को छोड़ चुके हैं। साथ ही वो अरिसु से पूछता है कि तुम किसके लिए जी रहे हो, क्या उस लड़की के लिए जी रहे हो तुम। तब अरिसु क्यूमा की एक बात बताता है, जो कि क्यूमा ने मरने से पहले अरिसु से कहा था कि जीने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका एक पैर नहीं होता है। इस लड़की का नाम अकेन हया होता है। फिर हमें इस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ ये एक हाई स्कूल की स्टूडेंट होती है। इस लड़की के आगे पीछे लड़के घुमा करते थे, लेकिन अकेन किसी को भी भाव नहीं देती थी। एक दिन अपने दोस्त के साथ ये कहीं जा रही होती, तभी वहाँ पे आतिशबाजी होती है और इसी आतिशबाजी के जरिए इसने गेम में एंटर किया था, जहाँ पर गेम के रूल सिंपल होते हैं। गेम बिल्कुल ही सिंपल थी। इसमें बस आपके ऊपर गर्म पानी, उबला हुआ पानी फेंका जाएगा और आपको इससे बचना होगा। पर तभी यहाँ पे बड़े बड़े धमाके होते हैं जिनमें से उबला पानी निकलता है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती हैं और इन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे अकेन दब जाती है और उसके पैर में एक सरिया चला जाता है। फिर अपने पैर में से सरिया निकाल के और पट्टी बांधकर एक क्लिनिक में जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। फिर वो अकेन के पैर को काट देता है। फिर प्रेजेंट में अगोनी के सामने एक टोपी वाला आता है जो कि पहले सीजन में मर चुका है। ये बीच का मालिक हुआ करता था। वो अगोनी से कहता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुमने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया है। पिछले सीजन में अगोनी ने विचर वाले गेम में बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया था ताकि वो विचर को ढूंढ सके। फिर सुबह होती है और अरिसु जग जाता है और अकेन अरिसु के पास ही बैठी होती है। बहुत समय से अकेले बिता रही है, इसलिए वो अरिसु से कहती है कि तुम मेरे टाइप के हो, हम दोनों को कुछ करना चाहिए। जिसके बाद अकेन अरिसु के साथ जबरदस्ती करने लगती है, पर तभी वहाँ पे अगोनी आ जाता है। वो कहते हैं कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उस नकाबपोश आदमी ने हमारी लोकेशन का अंदाजा लगा चुका होगा। हम उसे कैसे न कैसे पहाड़ों की तरफ ले जाना होगा ताकि हम उसको मार सकें। इसलिए ये तीनों घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी अकेन अरिसु से कहती है कि वीजा खत्म होने से पहले हम खुद को बचा लेंगे, हम बाकी लोगों की तरह अपनी जान नहीं गंवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम युसाची को देखते हैं जो कि घने जंगलों में से निकलकर शहर की तरफ आ चुकी होती है। फिर उसे लग रही होती है वो, इसलिए वो खाना जुटाने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का और एक लड़की आती है। छोटे लड़के के माँ बाप मारे जा चुके हैं। ये लड़की युसाची को खाना देती है। वहीं हम एन को देखते हैं जिसके पास कंपास और मैप होता है। वो भी जंगल की तरफ जा रही होती है और ऐसा लगता है कि वो टोक्यो शहर से बाहर जा रही है। अरिसु, अगोनी और अकेन एक जगह पे आ जाते हैं और बोलते कि ये जगह उस आदमी को फंसाने के लिए काफी है, हम हुकुम के बादशाह को यहाँ पे मार सकते हैं। रात में तीनों अलग अलग जगह पे जाके छुप जाते हैं और फिर यहाँ पे हुकुम का बादशाह आ जाता है क्योंकि अरिसु के ऊपर निशाना लगाने वाला होता है। पर तभी उसके पीछे से अगोनी बहुत सारी गोलियां उस पर चलाता है, लेकिन हुकुम के बादशाह को कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। फिर हुकुम का बादशाह अगोनी के ऊपर भी गोलियां चलाता है, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान अरिसु नदी में गिर जाता है। अगोनी को पता चल जाता है कि हम इससे अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अकेन और अगोनी एक जगह पे छुप जाते हैं और हुकुम का बादशाह वहां से चाहता है। अगले दिन अरिसु बहते बहते एक किनारे पे पहुंच जाता है। अरिसु को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो शहर में आ जाता है ताकि खाने का इंतजाम कर सके, लेकिन उसको खाना कहीं पर भी नहीं मिलता। अरिसु उस जगह पे भी जाता है जहाँ पे फेस कार्ड वाला गेम खेला था। वहाँ पर अपने दोस्त युसाची को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। अरिसु इस शहर की हालत देखता है। ये शहर बिल्कुल ही तबाह हो चुका है, जैसे यहाँ पे गेम खेलते खेलते काफी साल बीत चुके हैं। दूसरी तरफ कोयना भी फेस कार्ड के लिए गेम खेल रही होती है। वो अकेले ही काफी सारे लड़कों से लड़ाई कर रही होती है, लेकिन इसी बीच उसे चोट भी लग जाती है। जंगलों से निकलकर पहाड़ की तरफ आ जाती है, जहाँ पर उसके सामने से पहाड़ होते हैं। युसाची भी उस छोटे बच्चों को गेम में ले आती है ताकि उसका वीजा एक्सपायर ना हो और वो दोनों मिलकर गेम को जीत जाएं। इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अरिसु भी आ जाता है। अरिसु कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें फिजिकल गेम बहुत पसंद है, इस तरह मैं तुम्हें ढूंढता हुआ इस गेम में आ गया। और तभी यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और गेम के रूल्स को बताया जाता है। इस गेम का नाम चेकमेट होता है। इस गेम में बेगम की टीम पहले से ही होती है, जो कि युसाची और अरिसु की टीम से खेलने वाली है। बेगम की टीम में 4 सदस्य हैं और अरिसु और युसाची की टीम में 16 सदस्य होते हैं। बेगम के बादशाह की टीम की लीडर एक लड़की होती है और वहीं अरिसु की टीम के बादशाह को एक बच्चे को बनाया जाता है। गेम के रूल्स बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। सभी टीम के प्लेयर्स के पीछे एक बटन होगा। बेगम की टीम अरिसु की टीम का पीछे करेगी और उनके पीछे जो बटन है उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। बटन 2 तरह के होंगे, रेड एंड ब्लू। बेगम की टीम का रंग लाल है और अरिसु की टीम का कलर ब्लू। जब बेगम टीम के खिलाड़ी अरिसु की टीम के मेंबर्स के पीछे के बटन को दबाएंगे तो वो प्लेयर्स बेगम की टीम में चले जाएंगे। जब बारी अरिसु की टीम की आएगी तब वो बेगम की टीम के पीछे करेंगे और उनके पीछे लाल बटन को दबाने की कोशिश करेंगे। अगर विरोधी टीम यानी कि अरिसु की टीम के मेंबर्स अगर बेगम की टीम के मेंबर्स के पीछे का बटन दबा देंगे तो वो मेंबर्स अरिसु की टीम में पहुंच जाएंगे और जो टीम का लीडर होगा वो अपनी टीम को नहीं छोड़ सकता और ना ही दूसरी टीम में जा सकता है। फिर थोड़ी देर बाद गेम शुरू हो जाती है। आखिर में जिस टीम के प्लेयर्स कम होंगे
वो हार जाएंगे और मारे जाएंगे। बेगम टीम के प्लेयर्स अरिसु की टीम का पीछा करती है और इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स बेगम टीम में शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे बेगम की टीम के प्लेयर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। बेगम टीम आगे प्लेयर्स कहते हैं कि अगर तुम्हें बचना है तो हमारी टीम में आ जाओ, यानी कि बेगम की टीम में आ जाओ, क्योंकि हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। थोड़ी देर बाद अरिसु की टीम में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स बचते हैं, जिसमें अरिसु, युसाजी और छोटा लड़का शामिल होते हैं। बेगम टीम की लीडर कहती है कि मुझे अरिसु की जरूरत है और मुझे वही लड़का चाहिए, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है क्योंकि वो लड़का बिल्कुल मेरी टाइप का है। फिर जैसे ही वो अरिसु को पकड़ने वाली होती है तभी वहाँ पे युसाची आ जाती है और अरिसु को वहाँ से भागने को कह देती है। तो यहीं पे यह एपिसोड खत्म होता है और अगला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युसागी और बेगम लड़ रहे होते हैं क्योंकि बेगम अरिसु को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, लेकिन युसागी उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। फिर इन दोनों बिल्लियों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। बेगम युसागी के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। बेगम कहती है कि सबको अपनी जान प्यारी है, इसलिए सभी बेगम की टीम में आ गए हैं, कोई भी इस बच्चे को बचाना नहीं चाहता। इतना कह के बेगम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चौथा राउंड शुरू हो जाता है। फिर अरिसु की टीम की बारी आती है। अब अरिसु और युसागी के पास मौका है दूसरी टीम के अपनी टीम में ज्वाइन करने का। युसागी के पास एक आइडिया होता है, इसलिए वो अरिसु को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पे विरोधी की टीम के 3 प्लेयर्स खड़े होते हैं। युसागी इन तीनों प्लेयर्स को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेती है, लेकिन वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी युसागी उनसे कहती है, वो कहती है कि गेम इतना जरूरी नहीं है जितना हमारा उस दुनिया में वापस जाना है। अगर अभी तुमने बेगम की टीम का साथ दिया तो तुम इसी दुनिया में फंस के रह जाओगे, पर अगर हम सब मिलके फेस कार्ड को हरा देते हैं तो हम अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। युसागी अपनी भाषा से इन लोगों को पिघला देती है, इसलिए वो टीम में शामिल होने के लिए मान जाते हैं। तब तक 15वां राउंड शुरू हो जाता है। फिर बेगम अपनी टीम मेंबर्स को वापस लेने आती है, इसलिए ये लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। वही बेगम अपनी टीम मेंबर्स को कह रही है कि मुझे बस उस लड़के की जरूरत है, तुम सब मिलकर मुझे वो लड़का ला के दो। पर अरिसु एक जगह में फंस जाता है और वहीं पे बेगम आ जाती है। सभी मिलके अरिसु को अपनी टीम में शामिल करने वाले होते हैं, पर तभी अरिसु एक चैन से लटक जाता है। तब वो इन लोगों से बच जाता है। फिर 15वां राउंड शुरू हो जाता है। फिर अरिसु और युसागी के पास मौका आता है कि ताकि वो सारे मेंबर्स को अपनी तरफ कर सके। फिर वो ऐसे ही करते हैं और ऐसे करते करते उनके टीम में 19 प्लेयर्स हो जाते हैं और बेगम अकेले ही रह जाती है। फिर सभी लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। तभी वहाँ पे बेगम आती है और बोलती है, युसागी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? लेकिन युसागी बस एक ही बात कहती है कि हमें अपनी दुनिया में जाना है। बेगम को लगता है कि उस दुनिया से ज्यादा ये दुनिया सबसे अच्छी है। अरिसु भी कहता है कि शायद तुम यहाँ पहले से ही आ चुकी हो, इसलिए तुम्हें इस गेम के रूल सारे पता थे और अब तुम यहाँ की सिटीजन हो। अरिसु यही पूछता है कि हम घर वापस कैसे जा सकते हैं। बेगम कहती है कि जब सारे गेम्स खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बेगम की टीम हार चुकी है, इसलिए बेगम के सारे प्लेयर्स मरने वाले हैं, पर बेगम तो अकेले ही होती है, इसलिए लेजर लाइट आके बेगम को मार देती है। तब अरिसु और युसागी एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी हुई होती है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो गर्म पानी है। फिर ये दोनों मिलकर गर्म पानी में नहाने का फैसला करते हैं, पर तभी यहाँ पे जंगलों से हाथी आ जाते हैं और हाथियों को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब से ये इस दुनिया में आए हैं तब से इन्होंने किसी भी जानवर को नहीं देखा है। तो ये कहता है कि मुझे ये दुनिया पसंद आने लगी है। इस समय फिर ये करीब आते हैं और हो जाता है। फिर हम एक जगह पे कोयना को देखते हैं। कोयना एक हॉस्पिटल में आई होती है क्योंकि इसी अस्पताल में उसकी माँ का इलाज हुआ था। वहीं जंगलों के अंदर हम एन को देखते हैं जो कि एक मरे हुए हिरन को देख रही होती है और ये अंदाजा लगा रही होती है कि इस हिरन ने जीने के लिए बहुत कोशिश की थी, क्योंकि एन पहले एक जासूस थी, इसलिए एन भी अब कोई जिंदा रहने के लिए उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। वही हम शीशे को देखते हैं जो कि एक गेम के अंदर एंटर करता है। इस गेम के अंदर एक कुजुला नाम का एक आदमी होता है। ये भी पहले बीच पे ही रहता था और आज जिस गेम में आया वो गेम इसी का है और ये एक का बादशाह होता है। गेम का नाम तराजू होता है। यहाँ पे कुल 5 लोग होते हैं। बाद में गेम के रूल्स बताए जाते हैं। इन लोगों को 0 से 100 के बीच में नंबर चुनने होंगे। फिर उस नंबर को औसतन में लेके 0.8 से गुणा किया जाएगा। फिर उसे खिलाड़ी के नंबर से मिलाकर देखा जाएगा। फिर जिस भी आदमी का अंक उसके रिजल्ट के अंक से बराबर या उसके आसपास होगा उसे प्लस पॉइंट दिया जाएगा और बाकी के चारों को माइनस पॉइंट्स दिए जाएंगे। और अगर कोई प्लेयर -10 तक पहुंच जाता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। इस तरह सभी लोग मर जाएंगे और बस एक ही जिंदा रहेगा। फिर जो आखिर बचा है वही विनर माना। जब भी कोई आदमी मरेगा उसके स्थान पे एक नियम बनाया जाएगा। फिर गेम को शुरू किया जाता है। सभी अपना नंबर चुन रहे होते हैं। नंबर चुनने का वक्त इनके पास 3 मिनट का ही है। शीशे 32 नंबर चुनता है क्योंकि सबका औसतन 32.8 बनता है और इस अंक को 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट 26.24 आता है और इसी नंबर के करीब होता है कुजुरियो। उसने 29 पॉइंट चुना था, इसलिए बाकी बैठे लोग अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो प्लस पॉइंट्स ला सकते हैं। इसलिए सभी सोचते हैं कि मुझे छोटा से छोटा नंबर चुनना होगा ताकि इनका नंबर रिजल्ट के करीब रह सके। यहाँ पे बहुत सारे राउंड होते हैं पर इनमें सबसे आगे कुजुरियो होता है। इस तरह 2 लोग -10 तक पहुंच जाते हैं और 2 लोगों के ऊपर सिर्फ एक एसिड डाला जाता है जिनकी वजह से वो मर जाते हैं। अब गेम के अंदर सिर्फ 3 लोग ही बचे होते हैं जिनमें एक लड़की होती है और वो
धीरे धीरे -10 तक पहुंच जाती है और वो भी मारी जाती है। अब खुजूरिया और शीशिया ही बचे होते हैं, इसलिए वही इस गेम को खेल रहे होते हैं। फिर इस गेम में नया नेम जोड़ा जाता है। इस नेम में अगर कोई पहला बंदा 0 चुनता है और दूसरा बंदा 100 चुनता है तो 100 नंबर चुनने वाला बंदा ही विजेता होगा। फिर खुजूरिया पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 10 लाख वैक्सीन हो तो तुम किसको बचाना चाहोगे। शीशा बताता है कि मैं तो गरीब बच्चों को बचाऊंगा। फिर हमें पता चलता है कि शीशा पहले एक डॉक्टर हुआ करता था, जहाँ पर वो गरीब बच्चों का इलाज किया करता था। लेकिन एक दिन एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को बचाना जरूरी समझा, क्योंकि उस आदमी के पास पैसे थे, इसलिए एक गरीब बच्चा मर जाता है। इसलिए शीशा ने कहा था कि मैं गरीब बच्चे को ही बचाऊंगा। शीशा खुजूरिया के आगे 100 अंक चुनता है। खुजूरिया चाहे तो जीत सकता है और उसे मरवा सकता है। तब खुजूरिया को अपना पास्ट याद आता है, जब किसी गेम में खुजूरिया की किसी ने मदद की थी और उसने कहा था कि मेरे एक अरिसु नाम के बंदे ने मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। खुजूरिया काफी सोचने के बाद 0 अंक ही चुनता है और इस तरह शीशिया और खुजूरिया के नंबर बराबर हो जाते हैं। अब आखिरी राउंड खेला जाएगा, जो इसमें हार जाएगा वही मारा जाएगा। इस गेम में शीशिया 100 अंक को चुनता है और फिर हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे खुजूरिया एक मोमोका नाम की लड़की से मिलता है। ये पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड का सीन होता है, जहाँ पे मोमोका विच बनी थी। मोमोका ने मरने से पहले खुजूरिया से कुछ कहा था कि आपने जो नियम बनाए हैं मैं उसके सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगी, मैं मरना ही पसंद करूंगी। खुजूरिया को मोमोका के मरने का गिल्ट होता है, इसलिए वो लास्ट राउंड में भी 0 नंबर ही चुनता है। इस तरह वो मैच हार जाता है और उसके ऊपर एसिड डाल के उसे मार दिया जाता है और शीशा जीत जाता है और उसे ईक का बादशाह मिलता है। आखिर में हम अकिन को देखते हैं, जो कि अगुनी से मिलकर तलवार और धनुष उठा लेती है, लेकिन अगुनी अपनी आंख की सांसें गिन रहा होता है। अकिन अपनी नेक्स्ट गेम के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ युसागी और अरिसु अपनी नेक्स्ट गेम के लिए तैयार होते हैं और आखिर तक एक साथ लड़ने का ये तय करते हैं। वहीं तीसरी ओर कोइना भी अपनी नेक्स्ट गेम के लिए चली जाती है और एन भी खुद को नेक्स्ट गेम के लिए तैयार कर रही होती है और वहीं पे निरागी भी होता है, जो कि जिंदा रहने की उम्मीद उसमें जाग चुकी है। ये सभी अपनी नेक्स्ट गेम के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पे 6 का एंड होता है और एपिसोड 7 का शुरुआत होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा शहर बंजर बन चुका है और वहीं पे निरागी होता है, जो कि कहीं पे जा रहा होता है। वो वहाँ पे एक आदमी को देखता है, जो कि खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम मार दो, लेकिन निरागी उसको नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पास में एक गेम शुरू हो जाता है, जिसका नाम टारगेट होता है। इस गेम में एन और कोइना भी होते हैं। वो दोनों मिलकर इस गेम को खेलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख के भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो काफी समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पे हर तरह के गेम होते हैं और ये गेम फेस कार्ड से रिलेटेड होते हैं। इस गेम में काफी लोग मारे जाते हैं, पर कोइना और एन अभी भी बचे होते हैं। अब इन लोगों के पास ऑलमोस्ट फेस कार्ड्स होते हैं, पर 2 कार्ड्स को छोड़कर, जिसमें पहला हुकुम का बादशाह होता है और दूसरा हुकुम की बेगम होती है। और इसको एक जगह पे जा रहा होता है, पर तभी उसके सामने शीशा आ जाता है। शीशा उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा जरूर बचोगे, और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो कुछ कह पाता तभी यहाँ पे निरागी आ जाता है और शीशा को गोली मार देता है, पर वो गोली शीशे को छू के निकल जाती है। वो कहते हैं कि हमें गेम खेलना चाहिए और गेम के अंदर ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करनी चाहिए। फिर निरागी दोनों के ऊपर गोलियां स्टार्ट कर देता है और ये दोनों गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। फिर वहाँ पे युसागी आ जाती है, जो कि निरागी को ये सब रोकने को कहती है, पर निरागी युसागी के ऊपर गोली चलाता है, पर तभी शीशा उसके सामने आ जाता है। लेकिन तब तक अरिसु निरागी को गोली मार देता है, जिससे निरागी जख्मी हो जाता है। फिर अरिसु जाके शीशा को संभालता है। अरिसु कहता है कि शीशा तुम मुझे अपने बारे में बताने वाले थे, जल्दी बताओ। शीशा कुछ कह पाता है, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे हुकुम का बादशाह आ जाता है, जिससे अरिसु युसागी को पता चल जाता है कि यहाँ पे गोलियों वाला आदमी आने वाला है। यहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं, जिनके पीछे नकाबपोश आदमी पड़ा होता है, जो कि सभी लोगों को गोलियां मार रहा होता है। मजे की बात तो ये होती है कि यहाँ पे कोइना और एन भी होते हैं। ये चारों एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। कोइना एन के बारे में पूछती है, अरिसु झूठ बोलता है कि वो ठीक है। ये चारों जान बचाते हुए एक जगह पे छुप जाते हैं और तभी यहाँ पे अगुनी और अकेन भी आ जाते हैं। अगुनी कहते हैं कि हमें साथ में प्लान बनाना होगा ताकि हम हुकुम के बादशाह को मार सकें। कोइना के पास छोटा सा बम होता है। अगुनी कहते हैं कि इस छोटे से बम से कुछ भी नहीं होगा, हमें बड़ा धमाका करना होगा। जिसके बाद सभी लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर प्लान के हिसाब से काम करते हैं। ये सभी मिलकर नकाबपोश आदमी का ध्यान भटकाते हैं। तो शीशा एक बिल्डिंग में जाके बहुत सारी गैस को जमा करना शुरू कर देता है, ताकि जब नकाबपोश आदमी कमरे में है तब हम ब्लास्ट कर दें और वो आदमी मारा जाए। यह सब मिलके अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हुकुम के बादशाह का ध्यान भटका देते हैं। जब वो आदमी गली में जा रहा होता है तभी ये सब मिलके उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नकाबपोश आदमी सब पे भारी पड़ने लगता है। लेकिन बहुत सारी गोलियां अकेन के आर पार हो जाती हैं और अकेन वहीं पे बेहोश हो जाती है और इन्हीं गोलियों के बीच में एन भी आ जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है, जिससे अगुनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस नकाबपोश आदमी को बहुत मारता है। फिर ये आदमी भी अगुनी को बहुत पूरी तरह से घायल कर देता है। अगुनी की मदद करने के लिए कोइना यहाँ पे आती है, पर यह आदमी कोइना को भी चाकू मार देता है। कोइना की मदद करने के लिए युसागी आती है, पर यह आदमी युसागी के पैर में चाकू घोंप देता है तथा अगुनी एक गोली को बंदूक में डालने की कोशिश करता है। तब तक नकाबपोश आदमी अपनी बंदूक में गोलियां डाल चुका होता है। फिर वो सीधी गोली अगुनी को मार देता है, लेकिन ये गोली अगुनी के सिर को छू के जाती है
है और अगुनी वहीं पे गिर जाता है। लेकिन ये आदमी जैसे बच्चे लोगों को मारने वाला था तभी अरिसु ऊपर आ जाता है और इसका ध्यान भटका के कमरे की तरफ ले जाता है। अरिसु उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पे उसने गैस इकट्ठा कर रखी थी। लेकिन ये आदमी बहुत शातिर होता है, ये उस कमरे को नहीं खोलता। पर तभी अगुनी पीछे से आके उस आदमी पे हमला कर देता है। वो उस नकाबपोश आदमी को इस कमरे में ले आता है जहाँ पे गैस है और तब तक अगुनी इस बॉम्ब को फाड़ देता है। तो अगुनी और अरिसु वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इस बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे बेहोश होके अगुनी वापस उठ खड़ा होता है। अगुनी अरिसु से कहता है कि तुम फाइनल गेम के लिए चले जाओ। फिर अरिसु यहाँ से चला जाता है और अगुनी नकाबपोश आदमी के पास जाता है। ये आदमी अपनी बंदूक अगुनी को दे देता है और अगुनी से माफी मांगता है। लेकिन अगुनी एक ही बात कहता है कि हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं। यह कहकर वो उसे गोली मार देता है और अगुनी उसी बंदूक से खुद को मारने वाला होता है। पर तभी उसे विजन आता है। उसके विजन में टोपी वाला आता है जो कि उसे गोली ना मारने का बोलता है और अगुनी वहीं पे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अकिन को देखते हैं जो कि घिसट के चल रही होती है क्योंकि वो जख्मी होती है। वही कोयना अभी जिंदा होती है और एन अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और एन कोयना से कहती है कि अगर हम दोबारा मिले तो हम जरूर अच्छे दोस्त बनेंगे। और ये कह के वो मर जाती है। अरिसु युसागी को लेके अगली गेम में जाता है। अब जो गेम होने वाला है वो हुक्म की बेगम का है और ये गेम आखिरी गेम होगा, इसलिए ये एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ इन लोगों के सामने मीरा होती है और मीरा इनका आखिरी गेम अरीना में स्वागत करती है। और यहीं पे ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 का यहाँ पे एंड होता है और एपिसोड 8 की शुरुआत करते हैं और ये एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीरा अरिसु और युसागी को गेम्स के रूल्स बता रही होती है। वो बताते हैं कि इस गेम में कोई हार कोई जीत नहीं है। इस गेम में बस 3 राउंड होंगे और तुम्हें आखिरी तक खेलने होंगे। इस गेम के रूल्स बिल्कुल ही सिंपल हैं। इन्हें एक बॉल दी जाती है जो कि डंडे की मदद से इन्हें गोल करनी होगी। इस गेम का सबसे बड़ा रूल यही है कि इन्हें तीनों राउंड खेलने होंगे आखिर तक। इस तरह फर्स्ट राउंड मीरा जीत जाती है और दूसरे राउंड को अरिसु जीत जाता है। थर्ड राउंड शुरू होने से पहले मीरा अरिसु से कुछ कहती है कि हमें बैठ कर चाय पीनी चाहिए, ये गेम का हिस्सा है। तो ये तीनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। अरिसु मीरा से पूछता है कि क्या इस गेम को खत्म करने के बाद हम अपनी दुनिया में जा सकते हैं। तब इस बार मीरा कहती है कि ये गेम खत्म होने के बाद ही पता चलेगा तुम्हें। मैं तुम्हें सच तो बता दूंगी पर तुम ये मत भूल जाना कि तुमने ही मुझे इस सच को कहने को कहा था। मीरा कहती है कि फ्यूचर में दुनिया बदलने वाली है और गरीब और अमीर की दीवारें भी टूट जाएंगी और जहाँ से तुम आए हो वहाँ पे अनेक कल्पनाएं होंगी। जिस पर अरिसु कहता है कि हमें इससे क्या मतलब। मीरा कहती है कि मैं तुम्हें 1000 साल बाद का फ्यूचर बता रही हूँ। जहाँ से तुम आए हो वहाँ पे 10 साल बाद वैज्ञानिक बहुत सारी खोजें करेंगे और 50 साल बाद वहाँ पे कैंसर का इलाज होना शुरू हो जाएगा और 100 साल बाद हम मौसम को कंट्रोल कर सकेंगे और अगले 200 साल में हम एक दूसरे की यादें शेयर कर सकेंगे और अगले 300 साल बाद इंसान नेचुरली तरीके से नहीं मर पाएंगे और इंसानों की उम्र भी 300 साल की हो जाएगी और अगले 500 साल में वो होगा जो इसकी हमने कल्पना की थी। फिर अगले 500 साल बाद इंसान जितना चाहे उतना जी सकेंगे। आगे मेरा बताते कि तुम वर्चुअल रियलिटी में गेम खेल रहे हो और तुम गहरी नींद में सोने की वजह से काफी कुछ भूल चुके हो और मैं इस सिस्टम की हेड हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मीरा कहती है कि ये सब झूठ था, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन अरिसु सच जाना चाहता है। इस पर मीरा कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी गेम घटी है वो सारा एक इल्यूजन था। यहाँ पे सिर्फ वही गेम खेले गए जो कि तुम्हारी सोच के अंदर थे। तुम्हारी सोच के बाहर का कोई भी गेम यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे जो भी हो रहा है तुम्हारे 1.5 किलो के दिमाग के अंदर ही हो रहा है। तब मीरा अरिसु से कहती है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, मैं तुम्हारी थेरेपी की डॉक्टर हूँ, फिर तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगेगा। तब अरिसु की यादें हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है जहाँ अरिसु के सामने मीरा होती है। जहाँ पे मीरा अरिसु से पूछ रही होती है क्या तुम्हारी यादें वापस आ रही है। मीरा पूछते है कि जब आतिशबाजी हुई थी तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उसे याद आता है कि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था और ये सब उसकी वजह से हुआ था, इसलिए अरिसु खुद को ही दोषी ठहराने लगता है। मीरा अरिसु को 2 गोली देती है और कहती है कि खा लो, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे युसागी होती है जो कि उसे खाने से रोक लेती है। तब अरिसु बेहोश होने लगता है। युसागी उसे उठाने की कोशिश करती है पर उसे उठा नहीं पाती। लेकिन युसागी अपना हाथ काट लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए उठना होगा। तब अरिसु युसागी को बचाने के लिए उठ जाता है और अरिसु की यादें वापस बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है और ये देख मीरा का दिल पिघल जाता है। तो अरिसु से कहती है कि चलो हमें गेम खत्म करनी चाहिए। इसलिए अरिसु और मीरा गेम खेलने लगते हैं। इस गेम को मीरा जीत जाती है लेकिन जीतने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अरिसु ने सारे राउंड खेल लिए हैं, इसलिए वो जीत जाता है। तब अरिसु मीरा से आखिरी बार पूछता है कि ये सब आखिर है क्या। तब मीरा कहती है कि ये सब खत्म होने वाला है और फिर तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर तुम हो कौन। तभी ऊपर से लेजर लाइट आके मीरा को मार देती है और इस तरह से सारे गेम पूरे हो जाते हैं और आसमान में जोरों शोरों से आतिशबाजी होने लगती है और एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या आप यहाँ के परमानेंट सिटीजन बनना चाहते हैं
या नहीं। यहीं पे निरागी होता है जो कि यहाँ का परमानेंट सिटीजन नहीं बनना चाहता। अकेन भी अभी जिंदा होती है और वो भी यहाँ का परमानेंट सदस्य नहीं बनना चाहती, यानी कि सिटीजन। कोयना, अगुनी, शीशा ये भी यहाँ का परमानेंट सिटीजन नहीं बनना चाहते। अरिसो और युसागी भी मना कर देते हैं क्योंकि ये सब अपनी दुनिया में ही वापिस जाना चाहते हैं। फिर अगले सीन में अरिसो अपने दोस्तों के बीच में खुद को पाता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। बाद में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि सीजन 1 की शुरुआत हुई थी। ये तीनों सड़क पे एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो सब लोग भी होते हैं जो कि गेम के अंदर थे, जैसे कि अगुनी, शीशा, अकेन और बाकी सब। तभी उल्का पिंड आके टोक्यो के ऊपर गिरता है जिससे कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं और फिर घायलों को हॉस्पिटल में लाया जाता है और अरिसो एक बेड पे लेटा होता है और वहीं पे उसका भाई भी होता है। अरिसो का भाई उसे बताता है कि तुम्हारे 1 मिनट के लिए दिल धड़कना बंद कर दिया था, तुम जिंदगी और मौत के बीच में खड़े थे। शीशे को भी पता चलता है कि उसका 1 मिनट के लिए दिल धड़कना बंद कर दिया था। हम देखते हैं कि गेम के सारे प्लेयर्स इधर ही होते हैं और ये सभी लोग घायल होते हैं। कोयना की माँ उसे मिलकर बहुत खुश होती है और उसका पिता भी वहीं पे होता है जो कि कोयना को इस रूम में एक्सेप्ट कर लेता है। अरिसो की मुलाकात युसागी से हॉस्पिटल के अंदर होती है। अरिसो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, लेकिन युसागी को कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ मिलकर पहाड़ टहलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक टेबल होती है जिसपे एक ट्रोगर का पत्ता और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस कार्ड की मदद से हमें ये पता चल चुका है कि सीजन 3 जरूर आएगा और यहाँ पे वही लोग थे जिनसे पूछा गया था कि तुम यहाँ के सिटीजन बनना चाहते हो या नहीं, और सभी ने सिटीजन बनने से साफ मना कर दिया था। तो एलाइस इन बॉर्डरलैंड के 3rd सीजन का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।